नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विधि मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, त्वरित न्याय के लिए स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में स्थित निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय को देने के लिए लगाए जाएंगे शिविर। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के सदर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू नहीं होने पर राज्य सरकार को कार्रवाई करने की दी चेतावनी। और नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने तेजी से मुकदमों को निपटाने के लिए लोक अदालतों की भूमिका की सराहना की। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे। इसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी चाहिए होगा। और युवाओं के लिए मातृभाषा में एकेडमिक इकोसिस्टम भी बनाना हो। लॉ से जुड़े कोर्सेज मातृभाषा में हो। हमारे कानून सहज सरल भाषा में लिखे जाएं। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केसेस की डिजिटल लाइब्रेरी स्थानीय भाषा में हो। इसके लिए हमें काम करना हो। इससे सामान्य मानवी में कानून को लेकर जानकारी भी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कम होगा। गुजरात के केवड़िया में विधि मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सही मायनों में तभी प्रगति कर सकता है जब पुराने औपनिवेशिक काल के कानूनों को हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 32,000 प्रावधानों को हटाया है। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र के लिए उनके योगदान को हमेशा याद करेंगे। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय आज नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के सिम्फनी बैंड उत्सव एक शाम देश के नाम का आयोजन करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देंगे। इस अवसर पर तीनों सेनाओं के बैंड देशभक्ति के गीतों पर मधुर धुन बजाकर सशस्त्र बलों के बीच विविधता में एकता प्रदर्शित करेंगे। ये आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों का हिस्सा है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ के आज की कड़ी में हम भारत की विदेश नीति पर नए भरोसे की जानकारी लेकर आए हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के समय भारत प्रथम विदेश नीति तैयार करने के लिए देश में आत्मविश्वास और आशावाद की भावना से भरपूर है। भारत अपने लिए फैसले करता है और इसकी स्वतंत्र विदेश नीति है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि निष्पक्षता के साथ देश अपनी विदेश नीति में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल देश की विदेश नीति के कम से कम 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला, भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना। दूसरा, एक ऐसा बाहरी वातावरण तैयार करना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो। तीसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज सुनी जाए और भारत वैश्विक मुद्दों पर विश्व राय को प्रभावित करने में सक्षम हो। और चौथा, भारतीय लोगों को सुरक्षित और संरक्षित करना। आज के आत्मविश्वासी भारत के पास वैश्विक वातावरण में एक नई आवाज है जिसकी जड़ें इसकी घरेलू वास्तविकताओं और सभ्यतागत लोकाचार में मौजूद हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में स्थित निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय को देने की नीति सरकार ने बनाई है। इसे अब शिविर लगाकर अमल में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री कल चाईबासा के गोयलकेरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज भी खोले जाएंगे। इसके अलावा राज्य में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी से लोगों को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि वे इस कार्यक्रम के तहत पंचायतों में आयोजित हो रहे शिविरों में आकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 670 करोड़ की लागत से 6,455 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने के साथ लाभुकों के बीच 103 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। राज्य भर में 12 अक्टूबर से चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 813 पंचायतों में शिविर का आयोजन हो चुका है। इन शिविरों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 3,95,161 आवेदन मिल चुके हैं। इनमें 1,70,864 लोगों के आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, जो कुल आवेदनों का 43% है। सबसे ज्यादा बोकारो में 43,480 और रांची जिले से 42,561 आवेदन मिले हैं, जबकि सबसे ज्यादा 68% आवेदनों का निष्पादन देवघर जिले में हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा देश के 485 अमृत शहरों में पेयजल सर्वेक्षण कराया जाएगा। इनमें झारखंड के 7 और बिहार के 27 नगर निकाय शामिल हैं। इस वर्ष के नवंबर महीने से शुरू होने वाले इस सर्वेक्षण को लेकर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से दोनों राज्यों के अमृत शहरों के पदाधिकारियों के लिए कल रांची में कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्रालय के विशेषज्ञों ने बताया कि ये सर्वेक्षण अमृत शहरों में पेयजल की उपलब्धता, पाइपलाइन से जलापूर्ति, पानी की गुणवत्ता और जल स्रोतों के रखरखाव पर आधारित होगा। सर्वेक्षण में संबंधित शहरों के नागरिकों का फीडबैक लिया जाएगा। इसी के आधार पर अमृत शहरों की पेयजल रैंकिंग जारी की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के सदर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुरू नहीं होने पर राज्य सरकार को कार्रवाई करने की मौखिक चेतावनी दी है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 500 बेड वाले क्षमता वाले इस अस्पताल के अब तक चालू नहीं होने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं सुनवाई के दौरान संवेदक द्वारा बताया गया कि अस्पताल के सभी निर्माण कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। माली, ग्रीस और रवांडा देश में भारत के राजदूत 17 अक्टूबर को रांची दौरे पर आएंगे। यहां उनकी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आयात निर्यात के साथ औद्योगिक, कृषि, बागवानी और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर बैठक होगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उद्योग और कृषि समेत कई विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि रांची के रहने वाले ऑस्कर किरकिट्टा रवांडा और अंजनी कुमार सहाय माली तथा चाईबासा के रहने वाले अमृत लुगून ग्रीस में भारतीय राजदूत हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस महीने की 23 तारीख को ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव के 36 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ेगा। ये प्रक्षेपण भारत के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 से किया जाएगा। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने तैयार किया है। NSIL ने वनवेव के साथ 2 प्रक्षेपण सेवानुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। बोकारो जिला के कसमाल प्रखंड में महिला समूहों ने बंजर भूमि में फलदार पौधे लगाकर मिसाल पेश की है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिला के कसमार प्रखंड स्थित फार्म टाड़ गांव में महिलाओं के 10 समूह ने मिलकर 8 एकड़ बंजर भूमि में आम, अमरूद और नींबू की बागवानी की है। JSLPS द्वारा संचालित महिला समूह की देखरेख में मनरेगा के तहत बागवानी की गई है। पिछले सप्ताह उप विकास आयुक्त कृति श्री ने बागवानी का निरीक्षण किया। उन्होंने समूह से जुड़ी महिलाओं का उत्साह वर्धन किया। उप विकास आयुक्त ने आश्वस्त किया कि उन्हें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। DDC ने बताया कि महिलाओं की कड़ी मेहनत को देखते हुए यहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग से लेकर बाजार उपलब्ध कराने तक में जिला प्रशासन सहयोग करेगा ताकि ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सत्र 2022-23 सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। विद्यार्थी 30 अक्टूबर तक आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि प्रवेश परीक्षा अगले वर्ष 29 जनवरी को आयोजित होगी। इधर सत्र 2021-22 के लिए नामांकन को लेकर विद्यालय प्रबंधन द्वारा दूसरी मेधा सूची जारी की गई है। इस सूची में शामिल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच 31 अक्टूबर को सदर अस्पताल रांची में होगी। गौरतलब है कि इस विद्यालय में 100 सीटों पर नामांकन होना है, लेकिन इस बाबत जारी पहली मेधा सूची में शामिल 34 विद्यार्थियों ने नामांकन नहीं कराया है। रांची जिले में डेंगू के मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए सदर अस्पताल में स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा इलाज से संबंधित सभी जरूरी संसाधन और दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि इस वार्ड में फिलहाल 1 मरीज को रखा गया है। वह रिम्स में 10 और अन्य निजी अस्पतालों में भी कई डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से हो रहा है। बांग्लादेश के सिलहट में दोपहर 1 बजे से शुरू हुए इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए हैं। आपको बता दें कि हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम रिकॉर्ड 7वीं बार फाइनल खेलने उतरी है। सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को पराजित किया था। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची आरा त्रि-साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो रहा है। ये ट्रेन हर शनिवार, सोमवार और गुरुवार को रांची और रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को आरा से खुलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा प्रबंधन स्थायी समिति की कल बैठक हुई, जिसमें रिजर्व बैंक ने झारखंड में पर्याप्त संख्या में नए नोट उपलब्ध कराने और गंदे कटे फटे नोट को प्रचलन से बाहर करने का निर्देश दिया। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों से प्रस्ताव मांगा है। उन्हें स्थानांतरण के लिए वैसे शिक्षकों का नाम देने को कहा गया है जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं। अबर प्रादेशिक नियोजनालय रांची में 20 अक्टूबर को भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में निजी कंपनी द्वारा बीटेक और डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। रांची के हेयल शेल्टर होम को जल्द खोला जाएगा। जिले के उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास के अधीनस्थ इस बालाश्रय को संचालित करने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। ये सेंटर पिछले 1 साल से बंद है। गोड्डा जिले में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने 1 वर्ष से लंबित मानदेय का भुगतान करने की मांग उपायुक्त से की है। उन्होंने कहा है कि मानदेय भुगतान नहीं होने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विधि मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, त्वरित न्याय के लिए स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में स्थित निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय को देने के लिए लगाए जाएंगे शिविर। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के सदर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू नहीं होने पर राज्य सरकार को कार्रवाई करने की दी चेतावनी। और नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।